हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने जीएस की कंप्लीट क्लास शुरू कर दी है। इसमें इकोनॉमिक्स शुरू किया है, पहली क्लास हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो जीएस रहेगी, जैसे आप समीक्षा अधिकारी है अभी, जिसमें जीएस मेंस में ऑब्जेक्टिव रहेगी। ऑब्जेक्टिव वहां से यहाँ से पूरी कंप्लीट आपकी आ जाएगी। लगभग कुछ ही क्वेश्चन छूटेंगे तो लगभग पूरा का पूरा आ जाएगा। यानी कि और जितने भी एग्जाम होंगे वनडे के या ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सारे आपके कवर होंगे। तो इस जीएस में हम सभी को कंबाइन लेके चलते हैं। जीएस लगभग सेम ही आती है सबके यहाँ। अब कुछ स्टूडेंट के यहाँ जो एग्जाम दे रहे होंगे, मान लो कि उनके यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं है तो वो इकोनॉमिक्स ना पढ़े, हिस्ट्री पढ़ ले। जिनके यहाँ हिस्ट्री नहीं है तो वो हिस्ट्री छोड़ दे, इकोनॉमिक्स कर ले। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग हम यहाँ प्लेलिस्ट बनाएंगे। और खासकर जो समीक्षा अधिकारी वाले बच्चे हैं वो आबकारी वाले, और जो पुलिस वाले अभी जो आने वाले, और इसके बाद जो कनिष्ठ सहायक वाले हैं, तो वो जरूर जीएस की क्लास कर ले। बिल्कुल कंप्लीट जीएस रहेगी, ठीक है। मेन चीजें रहेगी। और ऑफलाइन क्लास में जो ऑफलाइन फ्री इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, करनपुर में है, साई मंदिर के पास राव आईएएस बिल्डिंग में, वहाँ इकोनॉमिक्स की फ्री क्लास है। वहाँ यहाँ से थोड़ी डिटेल से रहेगी, तो वहाँ आके देख सकते हैं। कल तो छुट्टी है, 23 में सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से क्लास रहेगी, तो वहाँ आप लोग आ जाना, ठीक है। और इसके अलावा जो समीक्षा अधिकारी वाले बच्चे कुछ मेंस में कह रहे थे, देखो आंसर राइटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ। एक तो लेटर राइटिंग हिंदी के कैसे होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में मैंने जो हाई कोर्ट वाला जो समीक्षा अधिकारी आया था उसमें मैंने मेंस पढ़ाया था पूरा, तो पिछली भी जाकर देख सकते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा पता लग जाएगा। अब यहाँ ऐसे बढ़ा है तो ऐसे राइटिंग मैं सिखाऊंगा आपको, कैसे कैसे ऐसे लिखना है, किन किन तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप अगर ध्यान से करेंगे तो आपको बिना कोई फीस दिए आपके कंप्लीट मेंस हो जाएगा, कहीं कोई एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ। और कुछ कह रहे थे कट ऑफ के बारे में। देखो कट ऑफ मैंने पहले ही बताया था कि जिनके मेरे हिसाब से 100+ है तो उन्हें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और खासकर अगर उन्हें कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो मन में तो कम से कम जीएस कर लो। जीएस तो और जगह भी काम आनी है, चाहे पुलिस हो या और भी हो, जो भी एग्जाम उसमें कभी काम आनी है। हिंदी भी काम आनी है, सारे की वहाँ कर लें। थोड़ा ऐसे को अगर सोचे तो ऐसे बाद में कर लेना। हालांकि मैं हर टॉपिक के जितने भी टॉपिक है लगभग उसके 10-10, 12-12 ऐसे आपको यहाँ लिखवाऊंगा, आप वहाँ से लिखेंगे, ठीक है। और उसकी ऐसे चेक करने के कोई पोर्टल भी दूंगा मैं, थोड़ा एक एप्लीकेशन लाएंगे जहाँ आप अपना ऐसे अपलोड करेंगे, वहाँ मैं चेक करके बता दूंगा कि किस किस तरह की क्या क्या कमी रही है, ठीक है। अब चलो करते हैं इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास। देखो पहली क्लास हमने पढ़ ली थी और बिल्कुल टारगेटेड पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई आलतू फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे। पहली पढ़ ली थी, अब दूसरे वाली क्लास, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था या व्यवस्था अपनाई गई है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर कोई और, ठीक है। इस टाइप की भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। मिश्रित तरीके से यहाँ की व्यवस्था रहेगी। ये मिश्रित क्या होता है, कैसे बना था, तो थोड़ा सा वही देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अध्ययन के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, दो माध्यम है पूरे में, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था है, अगर मान लो इसका अध्ययन करना है आपको, इसके दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। दूसरी होता है पूंजीवादी व्यवस्था। तो ये क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था। ये दो तरीके होते हैं। अब ये समाजवाद पूंजीवाद क्या होगा यह मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसके हिसाब से बाकी जो इसकी अलग एक सेपरेट कोचिंग वीडियो में बनाऊंगा। जैसे आपके में एक टॉपिक है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण कैसे कैसे भारत को प्रभावित करता है, कैसे उसका विचार आया, वर्तमान में उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये सारी चीज वहां भी करेंगे। ऐसे ही समाजवाद का अच्छाई बुराई क्या हो सकता है, कि एक एक टॉपिक पे आपको लगभग 2-2 घंटे की क्लास मिलेगी, क्योंकि वो यूपीएससी के आईएएस की तरीके से आपको समझाई जाएगी। वहां आप समझ लेना, एग्जाम में उसका बहुत कम यूज होगा, एग्जाम में इसका यूज होगा, ठीक है। अब देखो समाजवादी व्यवस्था क्या होगी। अब कोई भी देश होगा तो उसके यहाँ उत्पादन जो होगा, उत्पादन के साधनों पे किसका अधिकार होगा, राज्य का होगा या व्यक्ति का। राज्य का मतलब तुम्हारी पूरी भारत सरकार का होगा, या किसी एक अंबानी, अडानी या टाटा, बिरला, इनमें से किसी एक का होगा। तो इन्हीं को लेकर ये एक अंतर है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे अंतर होते चले गए इसमें। और इनके जो प्रतिपादक थे मैंने बताया था, इधर तो एडम स्मिथ था, पहले पिछली क्लास में मैंने बता ही दिया आपको। ये एडम स्मिथ इसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। और इधर का कौन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इसका सपोर्टर है, वो इसका सपोर्टर है, ठीक।
अब समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन पे राज्य का अधिकार होगा। राज्य का मतलब व्यक्ति वो सामूहिक रूप से सबका अधिकार होगा। राज्य किससे बनता है? सभी समूह के लोगों से, ना कोई एक आदमी से। ठीक है, अगर राज्य का अधिकार होता है इसका मतलब सब व्यक्तियों का अधिकार होगा। यानी कि ये कहता है कि उत्पादन के जितने भी साधन होंगे उनमें सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ना कि कोई एक व्यक्ति उसमें से लाभ ले जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 1991 से पहले भारत में थी, पूरा रुख समाजवादी था। ठीक है, जितना भी उत्पादन होता था सरकार के बिल्कुल कंट्रोल में होती थी, जो भी कंपनी फैक्ट्री थी सरकार के कंट्रोल में थी। सरकार क्या करती है कि जन कल्याण की ये काम करती है। वहां कैसे करेगी कि उत्पादन के पूरे सरकार रखेगी, नौकरी वहां सरकारी देगी वो उसमें, फिर उसके बाद वहां से सब्सिडी के रूप में जो भी प्रॉफिट होगी वो निचली जनता में बांटेगी। ठीक है, ये इसमें रहेगा। तो इसका मतलब पहली क्या रहेगी, उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार। किसका अधिकार है? राज्य। राज्य को तुम समूह भी कह सकते हैं, ऑब्लिक करके समूह का अधिकार। ठीक, उत्पादन के जो साधन होंगे इन पर किसका अधिकार होना चाहिए? समूह का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, हाँ देखो, और देखो उत्पादन के साधनों पे होगा, और यहां इधर क्या होगा, उत्पादन के साधनों पे व्यक्ति का अधिकार। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं व्यक्ति का अधिकार। तो इसमें क्या होगा कि जो भी एक व्यक्ति आएगा उसके अंदर में एक पूरी कंपनी या सब कुछ दे दिया जाएगा, वो अपनी एक बड़ी कंपनी लगाएगा, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, वही खुद उन्हें सैलरी देगा। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में बहुत बड़ा नुकसान भी रहता है। वर्तमान में देख ही लिया होगा, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां देखा होगा। क्योंकि जो भी पूंजीपति होता है या उद्योगपति होता है उसका सीधा मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, ये लाभ के पर्पज से नहीं बनाया जाता, ये बनाया जाता है कल्याण के, जन कल्याण के। तो ये लाभ के लिए रहेगा। अगर व्यक्ति का अधिकार होगा, वो अधिक से अधिक लाभ कमाना उसका उद्देश्य होगा, तो जितने भी वर्कर होंगे उन्हें कम सैलरी देगा। यानी कि यहाँ उसने जो पूंजी लगाई है या धन लगाया है, और मजदूर ने क्या अपना श्रम लगाया है, तो श्रम और पूंजी में यह धन का महत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, पूंजी का कम। जबकि कार्ल मार्क्स ने मैंने बताया था कि ये कहा था कि धन और श्रम दोनों का बराबर महत्व होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, व्यक्ति का अधिकार पूंजीवादी व्यवस्था में। इधर क्या होगा, राज्य का अधिकार या समूह का अधिकार होगा। ये होगा मेन। इसके बाद अगला हो जो लाभ का वितरण होगा। लाभ का वितरण देखो आ रहा सी, हाँ ठीक है। लाभ का वितरण यानी कि जो लाभ बटेगा वो सरकार बांटेगी। लाभ का वितरण कौन करेगा? सरकार करेगी। सीधा सीधा मतलब ये होगा इसमें कि एक व्यक्ति ने अगर कोई कंपनी लगाई है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, ठीक ठाक करके पैसा कमा लिया, उसमें जो प्रॉफिट होगा उसका निर्धारण कौन करेगी? सरकार करेगी। और अपने वर्कर्स में जिनमें भी है उनमें उसके हिसाब से बांट देगी। यानी कि कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा। ठीक है, अब यहां जो क्या करेगा, लाभ का वितरण व्यक्ति खुद रखेगा। लाभ व्यक्ति रखेगा, लाभ व्यक्ति के पास होगा, व्यक्ति रखेगा। व्यक्ति कौन रखेगा? जो बड़ा कंपनी का यानी कि पूंजी का मालिक होगा उसके पास आएगा ये। जो वर्कर होंगे, काम करने वाले होंगे, उन्हें केवल सैलरी मिलेगी और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां अगला क्या होगा इसमें देखो, जब उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होगा तो सरकार की सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, उसके कानून सबसे ज्यादा लागू होंगे, सरकार का हस्तक्षेप हर चीज में होगा, इंटरफेयर करेगी सरकार। तो इसमें क्या होगा, सरकार, ठीक है, तो इसमें लिखोगे तुम सरकार का पूरा नियंत्रण। सरकार मतलब जो भी देश में सरकार चली, जैसे भारत सरकार, उसका पूरा नियंत्रण हो। सरकार का पूरा नियंत्रण यानी कि सरकार क्या करेगी? पूरा कंट्रोल करेगी इसे। ठीक है, ये कंट्रोल करेगी। अभी थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोल के बताऊंगा। और यहां रहेगा सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होगा। यानी कि यहां सरकार क्या करेगी? सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होगा, कम से कम नियंत्रण होगा। हुआ नहीं क्या सही? तो यहां क्या करेगी? सरकार का कम से कम नियंत्रण, सरकार का न्यूनतम नियंत्रण। ठीक है, ये वाला होगा नियंत्रण।
सरकार क्या करेगी, कम से कम नियंत्रण करेगी। और इधर फिर सरकार का काम क्या होगा, सरकार का काम केवल शांति व्यवस्था देखना होगा, इसके अलावा सरकार का कुछ नहीं होगा। ठीक है, सरकार का काम केवल कानून व्यवस्था देखना होगा। तो सरकार का काम जो होगा सिर्फ वो क्या करेगी, सरकार कानून व्यवस्था देखेगी और कानून व्यवस्था देखेगी। ठीक है, ये वाला हो गया, सरकार क्या करेगी, कानून व्यवस्था देखेगी। और इधर क्या होगा, सरकार सभी कानून जितने भी उद्योग से संबंधित हो गया, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, जो भी होगा, तो क्या करेगी, सरकार सब कुछ देखेगी यहाँ। ठीक है, संपूर्ण नियंत्रण सरकार, वही आ गया यहाँ, पूरा नियंत्रण या संपूर्ण नियंत्रण एक ही बात है, इसे दोबारा लिखने की जरूरत है। संपूर्ण नियंत्रण सरकार का होगा। ठीक, अब मोटी मोटी भाषा में सिंपल तरीके से समझो। ये समाजवादी व्यवस्था ये लाए थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जहां अगर कोई भी उत्पादन अगर हो रहा, कोई चीज का प्रोडक्शन हुआ, जैसे स्मारकर का हुआ, तो इसमें जिसने जितनी पूंजी लगाई, धन लगाया और मजदूरों ने इसमें काम किया, धन का और मजदूरी का बराबर महत्व होना चाहिए। अगर बराबर महत्व होगा तो लाभ दोनों में बराबर बंटना चाहिए, ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, पूंजीवाद क्या कहता है कि पूंजीवाद ने अपना एक पैसा लगाया, बिजनेस खड़ा किया, वहां मजदूर लगाए और एक मार्कर बनाया। मार्कर को मान लो कि इसे बनाने में कितना लगा है, 2 रुपए इसका खर्चा आया है और 10 रुपए का बिका है, 8 रुपए का प्रॉफिट है। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट उस व्यक्ति के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट किसके पास जाना था, सरकार के पास। सरकार उसे फिर लोगों में बांटती थी। यहाँ उस व्यक्ति के पास जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उद्योगपति जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, कुछ भी हो सकता है। तो ये 8 रुपए उसके पास जाएंगे। उन्हीं में से ये जो भी इसके यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें सैलरी देगा। ठीक है, और सैलरी तो कम से कम ही रहती है, तो ये सारा रहता है वहां में। और ये जो समर्थक रहता है हमेशा, ये स्त्री का समर्थक रहता है, ये विचारधारा। इसके बाद महिलाओं का ये ग्रामीण समाज का, किसानों का, यानी कि ये छोटे तबके का समर्थक होगा। ये वाला जो होगा ये थोड़ा पूंजीवादी, यानी कि कंपनी वालों को सपोर्ट करेगा, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री वाले उन्हें सपोर्ट करेगा। इसका मत ये है कि सरकार को अपने जो उद्योग हो, जो आर्थिक क्रियाकलाप हो, उसे पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर देना चाहिए। उद्योगों को लोगों के लिए छोड़ना चाहिए, व्यक्ति के लिए। व्यक्ति अपने हिसाब से उसमें अपनी पूंजी लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, टेक्नोलॉजी लाएगा और उसे विकसित बनाएगा। ये केवल सरकार को टैक्स देगा और सरकार सिर्फ शांति व्यवस्था अपनाएगी, नियंत्रण अपनाएगी। ठीक है, लेकिन दोनों के नुकसान, फायदे और नुकसान दोनों के हैं। दोनों के नुकसान सुन लो। इसमें क्या होगा कि पूरा जो उत्पादन रहेगा जब एक तरीके से, और व्यक्ति को उसकी सैलरी की गारंटी रहेगी, तो वो थोड़ा सा नाकारा टाइप हो जाएगा, उस पर कंट्रोल नहीं इतना रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, बहुत धीमा काम होगा, यानी कि विकास बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा विकसित विकास के बहुत कम चांस रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति का महत्व होगा, जो मजदूर होगा उसका डाउन चला जाएगा। एक आदमी के पास बहुत पैसा होगा, दूसरे आदमी के पास कम से कम पैसा होगा। इन दोनों का नुकसान और फायदे ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा लिमिट में नुकसान देगा और ये भी बहुत ज्यादा लिमिट में नुकसान देगा। यानी कि अधिकतर जो देश है, लगभग सारे देश में दोनों साथ साथ रहते हैं, कुछ कम रहता है, कुछ ज्यादा रहता है। जैसे अमेरिका में मान लो, अमेरिका में इसका बोलबाला है पूरी तरह पूंजीवाद का, लेकिन थोड़ा वो समाजवाद भी है। वहाँ समाजवादी विचारधारा, थोड़ी सब्सिडी देता है, मेडिकल वो फ्री करता है, बच्चों की शिक्षा फ्री करता है, वो सब समाजवादी विचार में आ जाते हैं। लेकिन भारत नया नया आजाद हुआ था, और पहले देश देख लो, इनमें कौन सा देश किसका समर्थक है। इस समाजवादी का समर्थक देख लो कौन कौन है। इसमें कौन आता है, जैसे चीन हो गया, चीन इसका एग्जाम्पल है। चीन में ये है, रूस में है। हालांकि चीन ने अपना पूरा का पूरा स्वरूप बदल दिया, समाजवादी क्रांति के साथ ये शुरू हुआ था, लेकिन क्या बन गया, पूंजीवादी बन गया पूरी तरह, यानी कि वो ऐसा होगा प्रॉफिट कमाने वाला। क्यूबा है इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा, वो भी है। इसके बाद वो एक और कंट्री था, नाम भूल गया। ठीक है, और उत्तरी कोरिया भी है, क्यूबा भी है, उत्तरी कोरिया है, लिख सकते हो नॉर्थ कोरिया, किम जोंग वाला। तो ये भी समाजवादी व्यवस्था में है, नाम के समाजवादी है, पैसा पूरा कमा रहे। ठीक है, ये इसके समर्थक है। अब इस वाले के समर्थक कौन है, इधर वाले के, इसमें कौन आएगा, अमेरिका आएगा इसका समर्थक, अमेरिका होगा। ठीक है, अगला कौन होगा इसका समर्थक, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन रहेगा, फ्रांस रहेगा, और ज्यादातर पश्चिमी यूरोपीय देश सारे इसी के समर्थक रहेंगे। ठीक है, वो सब इसी के रहेंगे। अब यहाँ जो सरकार पे नियंत्रण करता है, ये करते हैं पूंजीवादी। ये जो भी सरकार होगी, क्योंकि पैसा पूरा होगा इनके पास, वो सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी बात कहलाने के लिए। जैसे वहां लीगल है अमेरिका में कि आप रिश्वत दे सकते हो मंत्री को। अपनी बात अगर किसी उद्योगपति को कहलानी है कि वो मंत्री को थोड़ा रिश्वत दे देगा, वो जाकर उसकी बात करेगा उसके फेवर की। तो इसके ये है इसमें। ठीक है, ये फायदे और नुकसान दोनों में है। लेकिन भारत नया नया आजाद हुआ था, भारत के लिए ये दोनों चीज बड़ी थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। ठीक है, कोई किसी भी चीज की अति
गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने विचार दिया कि हम पूंजीवादी तरीके से तो कमाएंगे, पूंजीवादी तरीके से हम पैसा कमाएंगे और समाजवादी तरीके से समाज में वितरण करेंगे, अपने लोगों को ऊपर उठाएंगे, उन्हें सब्सिडी देंगे, उन्हें और आर्थिक सहायता देंगे और उन्हें ऊपर उठाएंगे। यानी कि जब हम कमाए इससे, वितरण इससे करें, जन कल्याण इससे करें, तो उसे ही बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों को, जो दोनों विचार को मिलाकर आई है मिश्रित व्यवस्था। ठीक है, मिश्रित व्यवस्था। तो भारत में यही व्यवस्था अपनाई गई। तो हम कह सकते हैं कि भारत में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भारत है, और भारत में पूरी तरह सक्सेस है। ठीक है, भारत में पूरी तरह सक्सेस है, इसमें कोई नहीं है। और एक चीज और है, कभी बाद में कुछ स्टूडेंट कमेंट करें, मैंने पहले ही बोला था टू द पॉइंट यहाँ बात करेंगे, ये ग्रुप सी के लेवल के हिसाब से। अगर इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से हम बात करेंगे तो वो मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, या फिर किसी और मतलब टाइम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो फिलहाल एग्जाम पास करना है, एग्जाम के हिसाब से करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं। तो समझ गए आप, ये पूंजीवादी है और वो किसका रहता है, वो ये समाजवादी है, वो पूंजीवादी है। तो सीधा सीधा समर्थक मान सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री का ये समर्थक होगा, ये निचले समाज का ज्यादातर समर्थक होगा, किसान होंगे, ग्रामीण समाज होगा, या भी छोटे छोटे लघु उद्योग वाले होंगे, उसका समर्थक होगा। ठीक, ये चलता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय जो पार्टियां होती है उनका भी यही है। जैसे ये बीजेपी सरकार है, उसका पूंजीवादी रुख है थोड़ा, और जो कांग्रेस सरकार है उसका थोड़ा सा मिश्रित व्यवस्था वाला ये है, या कभी कभी वो पूरी तरह समाजवादी भी हो जाती है। तो ये अपनाना है, ये ऐसे आया है मिश्रित समाजवाद, मिश्रित व्यवस्था भारत में, यानी कि हमने उससे कमाया और इससे बांट दिया। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब चलो आगे करते हैं। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को दो तरीके से बांटते हैं हम ना। ठीक है, एक तो आजादी के पहली, एक आजादी के बाद। पहले मोटे मोटे 2-4 फैक्ट करेंगे, और आजादी के बाद वाली डिटेल से हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आती है जहां से। ठीक है, तो भारत की जो व्यवस्था है ये दो भागों में बांटते हैं, एक आजादी से पहले, एक आजादी के बाद। आजादी से पहले कुछ 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो वो सीधे सीधे मैं मोटे मोटे फैक्ट लिख रहा हूँ, वो यहाँ आप लोग लिख लेना, यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं आते। एक चीज याद रखना, आपने सुना होगा राजस्व घाटा, या भारत की अर्थव्यवस्था घाटे में या प्रॉफिट में है, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट सुने होंगे, शब्द सुने होंगे। तो यहाँ 1960 से पहले कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था घाटे में नहीं रही थी, कभी भी। आजादी, मुगल हुए, अंग्रेज हुए, या जो भी जब से बना है। अभी घाटा क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। घाटे का मतलब ये होता है कि जब आप जन कल्याण के लिए पैसा खर्च करते हैं, वो कहीं प्रॉफिट तो आना नहीं उससे, तो वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और क्यों किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल से करेंगे इसमें। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो 1960 से पूर्व कभी भी, ये रट लेना बिल्कुल भी, कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अर्थव्यवस्था घाटे में नहीं रही, घाटे में नहीं रही। तो कहने का मतलब यह है कि इससे पहले कोई जन कल्याण इतना ज्यादा होता नहीं था, ना सब्सिडी मिलती थी, किसान जो भी उगाया उसने 50% अपना ये वो दे दिया, कर दे दिया, और उसके बाद जो बचा वही अपना उसने खाया। इसी कारण गरीबी ज्यादा थी भारत में। तो उसके आजादी के बाद धीरे धीरे करके 1960 के बाद ये व्यवस्था अपनाई गई कि इसमें ये चला था। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे। तो भारतीय व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था में सोने के सिक्के सबसे पहले लाए थे यूनानी। सोने के सिक्के किसने चलाए थे? यूनानियों ने। ये भारत की अर्थव्यवस्था का आधार था, यूनानियों ने चलाए। ये मोटे मोटे फैक्ट हैं, आप मोटा मोटा ले देख लेना, ज्यादा कुछ हम इसमें डिटेल से करेंगे। ये सोने के सिक्के चलाए थे इसमें। अब भारतीय अर्थव्यवस्था को संस्थागत रूप किसने दिया था? ये क्वेश्चन ग्रुप सी में आया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संस्थागत रूप किसने दिया था? ये शेरशाह सूरी था। उसने रुपया चलाया था, और पूरे और उसके जो भूमि सुधार किए गए वर्तमान तक चल रहे हैं, बीघा, बिस्वा, जरीप, ये आज तक चल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था को संस्थागत आधार किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था को शेरशाह सूरी ने संस्थागत रूप दिया, संस्थागत, ठीक है, संस्थागत रूप दिया। और इसने क्या चलाया था? एक सिक्का चलाया था, रुपया। ध्यान रखना, रुपया आज तक चल रहा है, वो शेरशाह सूरी ने ही चलाया था और इसी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने संस्थागत रूप दिया तो, और भारतीय व्यवस्था में सिक्का चलाया था। ठीक,
तो और इसके बाद अगला लिखना है इसमें, देखो भारत के और अंग्रेजों के जो साथ थे दो टाइप से संबंध, एक व्यापारिक एक वाणिज्यिक। दो शब्द है इनका, थोड़ा सा ध्यान कर लो। वाणिज्य का मतलब होगा एक जगह से सामान खरीदा दूसरी जगह जाके बेच दिया, ठीक है, सॉरी हाँ ये वाणिज्यिक होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, व्यापारिक में आपने उत्पादन किया जाके बेच दिया। हालांकि वर्तमान में दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में अगर इकोनॉमिक के रूप में पढ़ोगे तो इन दोनों के अलग अलग मीनिंग होंगे। वाणिज्य में एक जगह से खरीदा दूसरी जगह बेच दिया, व्यापार में क्या होगा, उत्पादन किया और बेच दिया। तो अब इंग्लैंड में आई थी औद्योगिक क्रांति, ठीक है, 18वीं सदी में, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। तो यहाँ औद्योगिक क्रांति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंग्लैंड की, क्योंकि हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ानी है आपको। औद्योगिक क्रांति से पूर्व ब्रिटिश के भारत के साथ वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक संबंध, ये नोट कर लेना अपना, संबंध थे, तथा बाद में व्यापारिक संबंध थे, ठीक है, संबंध थे। अब ये कैसे हुआ औद्योगिक क्रांति से पहले अंग्रेज क्या करते थे, यहां से औद्योगिक जब क्रांति वहां नहीं हुई थी तो यहां से सूती कपड़े खरीदते थे और अपने यहां बेचते थे। तो इसका मतलब भारतीय लोगों का व्यापार बढ़ा, तो यहां से उत्पादन अधिक हुआ। जब उत्पादन होगा तो बहुत सारे लोग रोजगार में लगेंगे, उन्हें पैसा मिलेगा, और यहां से जाकर उन्होंने मोटे दाम पे यूरोप में बेच दिया। औद्योगिक क्रांति से पहले ऐसे चल रहा था, सूती कपड़े और रेशमी कपड़े बिक रहे थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति में उन्होंने मशीन बना ली। फिर क्या करते थे, वो अपने यहाँ उत्पादन करते थे, ठीक है, अपने यहाँ क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ले गए, अपने यहाँ सूती कपड़ा बनाया, मशीन से बनाया और भारतीय बाजार में लाकर उतार दिया, यानी कि हमारा जूता घुमाकर हमारे ही सिर पे मार दिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ से ले गए कच्चा माल, वहां सूती कपड़े बनाए और यहाँ ला दिए। और भारतीय कपड़े क्योंकि हाथ से बुने जाते थे उनमें टाइम लगता था, महंगे पड़ते थे, और यूरोप के कपड़े क्या बहुत बड़ी मात्रा में आ गए तो वो सस्ते पड़ते थे। तो धीरे धीरे भारतीय लघु उद्योग क्या हो गए कि खत्म होते चले गए, बिल्कुल खत्म हो गए। और यही अकाल के भी बहुत बड़ी कारण थी, ठीक है। तो उससे पहले क्या थे, वाणिज्यिक संबंध, और उसके बाद क्या हुए, व्यापारिक संबंध। अब भारत का ये हम बाद में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता बाद वाला ना, आज थोड़ा सा इतने को ही करेंगे क्योंकि ये बाद में डिटेल से अब तो रहेगा, इसके बाद ही और तो कुछ पढ़ाया जाएगा। अब कृषि में देख लेते हैं क्या क्या स्थिति थी अंग्रेजों के टाइम पे। अंग्रेजों के टाइम पे थी, उससे पहले जो अलग अलग थी, उन्होंने खालसा व्यवस्था जो अपनाई थी मुगलों के टाइम पे, वो अलग थी, उसमें वहां नहीं जाएंगे, केवल अंग्रेजों वाली देखते हैं। इसके बारे में डिटेल से हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, ये कृषि में थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। फिर आया बंदोबस्त व्यवस्था थी, बंदोबस्त व्यवस्था भी थी, ये एग्रीकल्चर में थी। तो बड़े बड़े जमींदारों के साथ बंदोबस्त कर लिया और उन्हें दे दिया। और इसके बाद अगला क्या था, मालवाड़ी व्यवस्था थी। लगभग पूरे भारत में यही थी मालवाड़ी व्यवस्था। इन सारी व्यवस्थाओं में देखो, बंदोबस्त में क्या हुआ था कि जो किसान है मजदूर बन गया था। हालांकि इसमें रैयतवाड़ी में उन्होंने बनाया भी था, थोड़ा किसान को बताया था, लेकिन इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाई, ठीक है, वो डिटेल से बाद में करेंगे। पहले क्या है, कृषि में कौन कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था थी। अब उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ा भारत में, जो उद्योग थे आजादी से पहले। उद्योग का जैसे मैंने बताया था कि कृषि जो औद्योगिक क्रांति हुई तो उससे क्या होगा, लघु उद्योग समाप्त हो गए, लघु उद्योग लगभग समाप्त हो गए, क्योंकि आगे ना तो राजा महाराजा बने जो उनके मेन ग्राहक थे वो नहीं रहे, और उसके बाद ये खत्म होने शुरू हुए। अब जब लघु उद्योग बने, भारत का जो धन है वो विदेश में जाने लगा। पहले विदेश का धन भारत आ रहा था, विदेश में कैसे जाने लगा, भारत के लोग वहाँ ब्रिटिश कपड़ा खरीदते थे, जब खरीदते थे तो उन्हें पैसा देते थे, पैसा लेके वो अपने घर जाते थे। पहले क्या करते थे कि यहाँ से खरीदते थे, भारतीयों को पैसा देते थे, भारतीय लोगों का रोजगार होता था, भारतीय लोग आगे बढ़ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, धन का निष्कासन हुआ, धन का निष्कासन, ये पढ़ाऊंगा धन का निष्कासन क्या होता है, धन का निष्कासन हुआ। बस थोड़ा सा भी ये बेसिक क्लास है तो इसे थोड़ा सा समझ लो, बहुत कम क्लास में से कंप्लीट करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे यहाँ।
और जैसे मैंने बताया कि राव IAS में के बिल्डिंग में आप आ जाना, वहाँ ये बिल्कुल फ्री से डिटेल से करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ टाइम की बाउंडेशन होती है थोड़ी। ठीक है, अब ये धन का निष्कासन तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था और इसके बारे में करेंगे हम बात। तो ये व्यवस्था थी मोटी मोटी तब की जब आजादी से पहले की थी। ठीक है, ये स्वतंत्रता वाला हम बाद में पढ़ेंगे, इसे अभी के लिए तुम छोड़ दो। ठीक, अब इकोनॉमिक्स में कल से जो अगली क्लास होगी वो मेन इकोनॉमिक्स शुरू होगी। अब तक बेसिक चला था तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आते, पक्का क्वेश्चन आते हैं, जीके में बनते हैं, इकोनॉमिक्स में बनते हैं। जो मेन सिलेबस है वो कल से शुरू होगा, बहुत कम लिमिटेड क्लास में कंप्लीट करेंगे हम इसे, और मोटी मोटी चीजें मैं तुम्हें लगभग आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग उम्मीद है कि समझ जाओगे। और जो SI के बैच के लिए काफी बच्चे बोल रहे थे, देखो आज के अखबार में आ ही गया, दे दिया कि फरवरी के लास्ट तक दे देंगे या मार्च के फर्स्ट वीक में SI की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, और कांस्टेबल की लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में कांस्टेबल आ जाएगा, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। SI का बैच हमारा करणपुर में चल रहा है वहाँ, और SI में ही ये GS भी काम आनी है। तो SI का अगर कोई आप पेड बैच करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में 9 बजे करणपुर में साईं मंदिर के ऊपर है राव IAS बिल्डिंग, वहाँ नेशनल एग्जाम का बैच चलता है अपना। ठीक है, स्पेशल मैं ही पढ़ाने आता हूँ वहाँ, क्योंकि मैंने देख लिया कई एग्जाम मेरे क्रैक हो लिए, मैंने निकाल भी लिए, तो इसलिए देखते हैं वहाँ आ जाना, जिसे भी करना होगा। बहुत मिनिमम लो फीस में रखी है, अधिकतर बच्चे तो फ्री वाले ही रहते हैं, वो फीस रहती है नहीं, क्योंकि इधर उधर दोनों दे ही दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।